मिशन यूथ पिछले 6 हफ्तों में 20 से ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च की गई। यूथ के लिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं। कोशिशें की जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर के यूथ की स्किल डेवलपमेंट भी हो, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे भी फोकस किया जा रहा है। पर क्या इसका क्राइटेरिया है? क्या ये सिर्फ बीपीएल वर्ग के लिए है? और इन स्कीम्स के ऊपर और क्लैरिटी भी लाने की कोशिश करेंगे। क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं इनके? क्या जनरल कैटेगरी के लिए भी इसी तरीके की स्कीम्स आने वाली हैं? इसी सब पे बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जो शख्स ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने टेन्योर में पहले ही बहुत बढ़िया काम किया है और अभी भी इस समय भी जिस तरीके से वो यूथ के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। तो मेरे साथ हमारे चैनल पर ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, सीईओ मिशन यूथ। सबसे पहले तो शाहिद साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तेजस्विनी स्कीम से शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस स्कीम से बेनिफिट लेना चाहती हैं। उसी पे थोड़ी क्लैरिटी लाने की कोशिश रहेगी। तो क्या ये स्कीम किन विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है? क्या जो ऑलरेडी बिजनेस कर रही हैं या कोई नया स्टार्टअप करना चाहती हैं वो भी इसमें अपने आप को एनरोल कर सकती हैं? क्या प्रोसीजर रहेगा अगर वो लोन लेती हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस लेती हैं, तो क्या उन्हें कुछ मॉर्टगेज करना पड़ेगा या अपना बिजनेस प्लान शो करना पड़ेगा? इस पे मैं चाहूँगी आप थोड़ी क्लैरिटी दें। इस पे आने से पहले मैं थोड़ा मिशन यूथ के बारे में बताना चाहूँगा कि एक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसमें यूथ की एस्पिरेशंस को लेके कोई भी लिमिट नहीं है कि जो भी आप अपने एस्पिरेशंस को अचीव करने के लिए चाहते हैं, वो एजुकेशन में हो, स्किल डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, स्कॉलरशिप, फेलोशिप या किसी भी किस्म का आपको असिस्टेंस या सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए तो वो मिशन यूथ देता है। इसके साथ ये इंपॉर्टेंट है कि मिशन यूथ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना पावरफुल रखा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ डिपार्टमेंट जो हैं उसका वो पार्ट हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब खुद हेड करते हैं। चीफ सेक्रेटरी, एडवाइज़र साहिबान, जितने भी सेक्रेटरीज़ हैं वो इसके मेंबर्स हैं। तो जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है वो बड़ा फ्रिक्वेंटली होती है नई स्कीम्स को अप्रूवल देने के लिए। इसी में जो तेजस्विनी स्कीम का आपने बताया, इसको वर्ल्ड वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन इसको अनाउंस किया गया था, बट कोविड की वजह से बाकी कारणों से लॉन्च नहीं था हो पाया। तो 18 जून को जो हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई अंडर चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल एलजी, तो इसको अप्रूवल मिला इसके गाइडलाइंस को। तो इसमें एक 5 लाख का असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है अगर कोई भी वुमेन अपना कोई नया एंटरप्राइज, अपना कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। एक उसमें यह भी था कि जो ऑलरेडी जिनका बिजनेस चल रहा है अगर वो इम्प्रूव करना चाहते हैं उनको भी हम असिस्ट करें। तो JNK ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके उन वुमेन को भी हम हेल्प कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट से लेकर फाइनेंशियल असिस्टेंस और मार्केट लिंकेज तक जो भी रिक्वायरमेंट है इसके अलावा वो भी दी जा रही है। तो एक 5 लाख का असिस्टेंस मिलता है मुद्रा स्कीम के तहत, जिसमें से 50,000 अपफ्रंट सब्सिडी हम देते हैं। तो जो लोन अमाउंट है या जो मुद्रा के अंडर अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है 4.5 लाख, तो 50,000 वहाँ बेनिफिट मिल गया। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स का वो मिशन यूथ बियर करता है। तो एक इंटरेस्ट फ्री आपको अमाउंट मिल जाता है। आइडिया ये है कि नॉर्मल लोन से डिफरेंट कैसे है ये कि जब नॉर्मल लोन आप लेते हैं तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ऐड ऑन होता रहता है। इसमें एक तो अपफ्रंट सब्सिडी मिल गई, उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो मिशन यूथ बियर करता है। तो आपका जो बिजनेस मॉडल है उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी जो है उसको एम्पावर करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये सपोर्ट मिशन यूथ देता है। लगभग 15 करोड़ का अभी तक हमारा बजट जो है इसमें वो अप्रूव हुआ है। हम 2500 के आसपास जो वुमेन है उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं स्कीम के तहत। अराउंड 2000 एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी इसमें मांगी हैं और 500 एप्लीकेशन केसेस के लिए हमारा कोलैबोरेशन होगा रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ, JNK ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के साथ मिलकर, जहां ऑलरेडी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए स्कीम्स हैं लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो उनको हम एज पर MOU हम कर रहे हैं। तो लगभग 2500 केसेस को इसमें स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो प्रायोरिटी किन विमेन को रहेगी? जिनको ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है या जो नया स्टार्टअप करना चाहती हैं या वो घर से कर रही हैं, तो क्या उन्हें अपना लैंड दिखाना होगा कि यहाँ पे हम बिजनेस ऑपरेट करने वाले हैं? बड़ा सिंपल और बड़ा इजी इसको रखा गया है। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म्स का जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स हमने कॉन्स्टिट्यूट किया, हेडेड बाय कंसर्न डिप्टी कमिश्नर। तो वहीं पे जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर होता है वो हमारे नोडल सेंटर्स डिप्यूट किए गए हैं और एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट है, वो नोडल ऑफिसर स्कीम के लिए हैं। ऑनलाइन भी एप्लीकेशन के लिए इसका प्रोविजन रखा गया और ऑफलाइन भी। इसमें आपको सिंपल अपना एक एप्लीकेशन देना है और उसके साथ अपना बिजनेस मॉडल देना है। और अगर कहीं आप बैंक के किसी लोन के डिफॉल्टर नहीं हैं या हैं तो वो हमारे पास डेटाबेस में ऑलरेडी होता है। सेल्फ सर्टिफिकेशन पे हमने रखा है क्या आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो बैंक का जो रूटीन प्रोसेस है वो चेक्स होंगे और उसके साथ साथ विद इन 15 डेज इसको अप्रूवल मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा केसेज जो अगस्त में, तो बड़ा सिंपल किया गया है प्रोसेस। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आप JNK के रहने वाले हैं।
इनकम का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो बाकी जो बैंकिंग के चेक्स हैं वो तो ऑनलाइन हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ज़रूरी है, और आपका जो प्रोजेक्ट बैकग्राउंड है क्या आप करना चाहते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई रखा गया है, क्योंकि अगर प्रोसेस को आप कॉम्प्लेक्स रखें और उसमें कैंडिडेट का इतना टाइम उसमें लग जाता है कि एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर आ जाता है। बिल्कुल। फिर हमारा जो हेल्पलाइन है अपने मिशन यूथ की, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इशू है हमें वो मेल कर सकते हैं, तो जो पर्टिकुलर केसेस हैं उनको वहाँ से सपोर्ट एक्सटेंड की जाती है। जिस तरीके से आपने कहा कि जब टाइम लग जाता है तो डीमोटिवेटिंग फैक्टर आ जाता है, उसी पे थोड़ी क्लैरिटी चाहूँगी कि इस समय मिशन यूथ कितने डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा है, और क्या अगर मैं किसी स्कीम में अपने आप को एनरोल करवाना चाहती हूँ, सपोज मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा या डायरेक्टली मिशन यूथ से ही मैं कॉन्टैक्ट करूँगी? इसमें मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा गवर्नमेंट से हट के हम काम कर रहे हैं कि जो रूटीन के डिपार्टमेंटल इश्यूज होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म्स और रूल्स होते हैं। इसलिए मिशन यूथ को एक तो सोसाइटी बनाया गया है और एक बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसको ऑनरेबल एलजी खुद हेड करते हैं। आपके J&K बैंक के चेयरमैन उसके मेंबर हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के आप सेक्रेटरी बता लीजिए वो उसके मेंबर हैं। तो चीज़ें थोड़ा फास्ट मूव होती हैं। जो हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन ग्रुप पे मीटिंग होती है तो चीज़ें फास्ट मूव होती हैं। अभी लगभग 40 डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम मिलकर हम काम कर रहे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड अगर स्कीम है तो डिपार्टमेंट जस्ट उसमें एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। जैसे मुमकिन स्कीम हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमने लॉन्च की पार्ट 1, जिसमें हम कमर्शियल व्हीकल्स दे रहे थे। पार्ट 2 में अब हम कैब्स की तरफ भी जा रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो उसमें जो डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स हैं, वो हमारे नोडल सेंटर्स हैं, बट उनको आपको अप्लाई मिशन यूथ में ही करना है। इसी तरह तेजस्विनी स्कीम या कोई भी स्कीम है तो हम अपना एक ऑनलाइन जो पोर्टल हमने बताया है उसी पर रजिस्टर करना है, या जहाँ कहीं ऑफलाइन की हमारे पास डिमांड आती है तो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के पास हम वो डिपॉजिट करने के लिए कहते हैं। और डीसीज हर हफ्ते में मंडे को एक मीटिंग करते हैं और उसमें हमें वीकली फीडबैक दे देते हैं कि कितने केसेस आए, कितने सैंक्शन हुए हैं, डिसबर्समेंट कितना है। तो उस पर वो काम चल रहा है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, बाकी चीज़ों में काम कर रहे हैं, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन है। जी, वहीं सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या किया जा रहा है इस समय? देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप यूथ सेंट्रिक स्कीम्स लाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एक स्कीम का जो इंटेंट है वो लूज हो जाता है जब उसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी रजिस्ट्रेशन है, एक तो हमने ऑनलाइन रखी है कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल पर्सन। दूसरा, बहुत सारे लोग जो हैं वो रीच आउट नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर्स जो हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट यूथ सेंटर के साथ हम कन्वर्ज कर रहे हैं, वहाँ पे वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। देन बड़ा एक डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म रखा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है हेडेड बाय डीसीज, वो उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया ताकि वहाँ पे वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म कर सके। बाकी जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है या जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है। वो जैसे आप स्कॉलरशिप की अब बात करें तो सुपर 75 में जो हाईएस्ट मार्क्स वाले लोग हैं वो आ जाएंगे। इसमें जिनका बेस्ट बिजनेस मॉडल है और जिनकी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी की स्टडी अच्छी है वो आ जाएंगे। इसी तरह से स्पोर्ट्स में आप देख लें, जो अच्छा एक्सेल करते हैं, परफॉर्म करते हैं ग्राउंड पे, तो वो आ जाएंगे। तो बड़ा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हर एक चीज़ में रखा गया है, सिलेक्शन से लेके फाइनल डिलीवरी तक। जी, ट्रांसपेरेंसी की बात तो चले आपने की, पर ग्राउंड पे क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि अगर हौसला स्कीम की बात करें तो उसमें पहले ही मार्केट में बहुत सारी ऐसी विमेन थी जो कि हौसला स्कीम के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि हमें ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया गया है, ये 4 से 5 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। पर जो ऑफिशियल ट्वीट है वो बाद में आई। तो यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि उनको कैसे पहले पता चला, क्या वो पहले से रजिस्टर्ड थी या क्या? मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो स्कीम J&K ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की है। तो आई थिंक उनके जो कंसर्न ऑफिसर हैं दे विल बी वेल वर्स्ड टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस। उसमें जो हौसला स्कीम है, जैसे मैंने बताया, JKTPO हो या NRLM हो या दूसरी हो, तो उनको हम अराउंड 500 केसेज की एक आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं कि उनकी तरफ से जो केसेज आएंगे उनको हम स्पॉन्सर करेंगे। जहाँ तक मिशन यूथ का ताल्लुक है, आप देखें कि हम कोई भी चीज़ डिस्क्रीट नहीं रखते हैं। आप सोशल मीडिया अगर यूज़ करते हैं, ट्विटर, फेसबुक पे सबसे पहले आएगा, उसी दिन न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, उसी दिन हमारे पोर्टल और वेबसाइट पे होगा, और उसी दिन रेडियो टीवी में भी जाता है कि ये चीज़ें आ जाएं, और प्रेस नोट भी जाता है। हम जैसे ही स्कीम लॉन्च करते हैं, जैसे अभी कोचिंग की हमने की तो इमीडिएटली हमने की देयर इज नथिंग अंडर द कारपेट। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ मीडिया भी रीच आउट नहीं कर पा रहा है, वहाँ भी हम रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग जाएं, लोगों को इन्फॉर्म करें उन स्कीम्स के लिए। तो हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी है, उनकी नोटिफिकेशन से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस या फाइनल डिलीवरी तक। चलिए, ये तो स्कीम्स हुई कि किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या प्राइम फोकस है मिशन यूथ का। वहीं कुछ और चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी। जैसे मुमकिन स्कीम के लिए कमर्शियल व्हीकल्स दी गई, आगे कैब्स के भी प्लान है, पर इस समय थर्ड वेव हिट करने वाली है, यही रिसर्चेस बता रही हैं, ये सब कह रहे हैं इस समय। तो क्या लगता है, जब टूरिस्ट आएगा नहीं तो उनको लॉसेज नहीं होने वाले? अगर उनको लॉसेज होते हैं तो उसके लिए क्या कुछ इस समय आपने इंतजाम करके रखा है? देखिए, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका इकोनॉमिक मॉडल है, उसमें कुछ एक्सटर्नल प्रेशर्स होंगे ही हमेशा।
आप अपना जो मेन स्टे हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री का है या टूरिज्म का है या बाकी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का है, इकॉनमी जिस पे डिपेंड करती है जी। कश्मीर में पिछले 2-3 साल में वो काफ़ी हिट हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि कोविड की वेव की वजह से, हालात की वजह से बीच में जो प्रॉब्लम्स रहीं। अब देखिए, कोई भी आपका बिजनेस मॉडल है वो इन चीज़ों को लेके प्रोन है, कोई भी इससे इम्यून नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जैसे पहली चीज़ हमने कही कि जो हमने कमर्शियल व्हीकल्स आपको प्रोवाइड की हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं। एक तो कोलेटरल गारंटी का जो है, लगभग जो CTGSA में गारंटी होती है अराउंड 70,000 पर एनम उनको पे करना पड़ता है। पहली बार किसी भी ऐसी स्कीम में वो 70,000 की जो गारंटी का अमाउंट है वो वेव ऑफ किया गया है। जी। आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो पे किया जा रहा है। 20% अपफ्रंट सब्सिडी दी जा रही है जो पैसा हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सारे जो ये आप एक्सटर्नल फैक्टर्स समझते हैं, मुझे लगता है उनको बैलेंस करने के लिए काफ़ी हद तक सपोर्ट हर स्कीम में हम कर रहे हैं। जहाँ कहीं बिजनेस की वायबिलिटी आगे नहीं बनती है, अगर इस किस्म की कोई नेचुरल कैलामिटी या कोविड वेव की आपने बात की, जहाँ ऐसे इश्यूज आते हैं, डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक इवॉल्विंग प्रोसेस है मिशन यूथ में। जब भी इश्यूज आते हैं हम स्कीम बनाते हैं उसके लिए, तो डेफिनेटली वहाँ स्टेप्स ऐसे लिए जाएंगे जहाँ भी नेसेसिटेट होते हैं। चलिए वहीं कोचिंग की बात करते हैं। जो JKSSB UPSC की आप कोचिंग लेना चाहते हैं और भी अलग अलग कोचिंग लेना चाहते हैं, उसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा बच्चों को सिलेक्ट करने का? क्या उसमें जो 3,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे वो अपनी पसंद का इंस्टीट्यूट ले सकते हैं, और कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो जी, इम्पैनल होने वाले हैं? इसमें 2 फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं। जी। एक तो हम प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आप रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट 2 इस्टेब्लिश करें, एक जम्मू में और श्रीनगर में, जी। क्योंकि उसमें टाइम लगता है। 2-3 साल का ये प्रोजेक्ट होता है जब आप इतने बड़ी सतह पे आप प्लान बिल्कुल। करते हैं। अभी लैंड वगैरह आइडेंटिफाई करके बिल्डिंग्स वगैरह के लिए हम DPR बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए बच्चे वेट नहीं कर सकते हैं। कंपटीशन का दौर है, आपको इमीडिएट उसमें हेल्प चाहिए। तो हमने एक जो प्लान बनाया उसमें अराउंड 3,000 स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को कोचिंग देने के लिए, सिविल सर्विसेज या बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जिस पे मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सिलेक्शन जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वो कम्प्लीटली हमने ट्रांसपेरेंट रखी है और बड़ी ओपन एंडेड उसमें रखी है कि आपका पिछले 3 से 5 साल का रिकॉर्ड क्या है, एक्चुअल आपकी एनरोलमेंट कितनी है, आपकी फैकल्टी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। और इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि अगर मैं किसी को चाहूँ तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मैं फेवर नहीं कर सकता हूँ। हमारा कोई टीम मेंबर चाहे या इवन सिलेक्शन कमेटी चाहे कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चाहें, जब तक वो क्राइटेरिया मैच नहीं करता, उसके पास उतने मार्क्स नहीं है, तो वो उसमें नहीं आ पाता है। आपके पास फैकल्टी कौन सी है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बाकी मैन पावर आपके पास क्या है, लाइब्रेरी, बाकी फैसिलिटीज़ क्या हैं, आपका इतने साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि वो तो एक्चुअल होगा जो आपकी एनरोलमेंट है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगी कि कितने बच्चों ने आपके पास एनरोल किया था, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, वो वेरीफाइएबल है। तो हर एक चीज़ वेरीफाइएबल है कि भी क्या आपका क्लेम सही है या नहीं है। इसी में एक और पार्ट ये है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हमने उनको भी कहा कि हम एक नॉमिनेटेड मेंबर आपकी तरफ से 1-2 रखेंगे जो रोटेशन पे एक पीयर एवेल्युएशन करेंगे, कि कहीं आपको ये ना लगे कि हमने स्क्रीनिंग प्रोसेस में किसी को फिट इन कर दिया, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे कि हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं। तो दिस हैज़ बीन केप्ट वेरी ट्रांसपेरेंट। दूसरा जो स्टूडेंट्स की तरफ से है उसमें यह है कि स्क्रीनिंग टेस्ट हम कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू आएंगे और उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि किस इंस्टीट्यूट में वो जाना चाहते हैं। हमारे पास वो हमने पावर नहीं रखी है कि हम कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूशन को अलॉट करें। हो सकता है कल आपके 1,000 स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाना चाहें, उसमें हमारे पास कोई किसी किस्म का विटो नहीं है कि भी नहीं हम 1,000 को हम डिवाइड करें। ये कम्प्लीटली स्टूडेंट्स के तो ऊपर ये है। स्टूडेंट्स के ऊपर है, स्टूडेंट डिसाइड करें वो कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। फिर ऐसा भी नहीं कि आपने एडमिशन ले ली, हमने पैसा इंस्टीट्यूट को दे दिया और आप कोचिंग क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन उसमें भी रखा हुआ है कि अगर आप 5 डेज से 15 डेज तक मल्टीपल अगर वो क्लासेस मिस करते हैं, वो सारे इश्यूज हमारी नॉलेज में इंस्टीट्यूट लाता है, तो हम उसमें वो फंड्स की रिकवरी भी करेंगे, क्योंकि ये जो असिस्टेंस है ये आउटकम बेस है कि भाई बच्चों को एक्चुअल सपोर्ट देने के लिए। तो हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट का जो एक्सचेकर है वो भी वेस्ट हो जाए। तो हर तरफ से इसमें चेक्स एंड बैलेंसेज रखे गए हैं। फिर काफ़ी सारी नए सजेशन स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं। जैसे मैंने कहा कि मिशन यूथ एज ए सोसाइटी ऑपरेट करता है और एक पॉलिसी इवॉल्व करता है। तो बच्चों ने कहा कि हम रेगुलर कोचिंग नहीं करना चाहते हैं। जैसे मेरा भी अपना एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोग रेगुलर कोचिंग के लिए ना जाके कोई मेंटरशिप के लिए जाते हैं या कोई कॉन्टैक्ट क्लासेस कभी हो जाती हैं जिसमें टेस्ट सीरीज वगैरह होता है, तो उसमें हमने काम किया। तो उसमें 2 सजेशन हमारे पास आए कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो इसमें अवेलेबल किए जाएं और दूसरा मेंटरशिप के कोर्सेज किए जाएं, ताकि कोई एक गाइड हमारा हो जाए जो पूरे साल हमारा टेस्ट सीरीज ले, हमें फीडबैक दे। तो अब उसको और डाइवर्सिफाई करके उसमें भी इंक्लूड हम कर रहे हैं। तो स्कीम्स में चेंजेस यूथ के जो डिमांड्स हैं उसके अकॉर्डिंग लाई जा रही हैं। एग्जैक्टली मैंने जैसे कहा कि जब तक आपको यूथ को सुनेंगे नहीं, आप पॉलिसी नहीं इवॉल्व कर सकते हैं। यूथ के रिलेटेड जो भी पॉलिसी है वो ऑफिस में बैठ के आप नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हमने आइडियाज़ कॉन्क्लेव लॉन्च किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीजन, ब्लॉक लेवल पे यूथ को हम सुनेंगे और कहीं एरिया में स्पेसिफिक जैसे स्कीम चाहिए। मैंने पुंछ में एक इंटरेक्शन की, एक मीटिंग की, उन्होंने बताया कि जो ये माइन ब्लास्ट विक्टिम्स हैं या क्रॉस LOC शेलिंग होती है उसके विक्टिम्स हैं,
उनको कोई असिस्टेंस दिया जाए। तो हमने कहा कि उनके लिए हम नई स्कीम बनाते हैं, लगभग 300 लोगों के लिए हमने अराउंड 6 करोड़ की नई स्कीम लाई कि वो अपना एंटरप्राइजेज, अपना बिजनेस, अपना काम शुरू कर सकें। वहीं साइको सोशल जो काउंसलिंग का इस समय स्कीम आई है उसके ऊपर भी बातचीत करना चाहूँगी। ग्राउंड लेवल पे वर्क हो रहा है, स्कीम आई है, लोगों को पता चल गया है, पर जो डी एडिक्शन सेंटर्स या रिहैब्स हैं, पिछले दिनों खबर आई थी कि काफ़ी ऐसे रिहैब्स हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो बिना किसी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। तो इस समय जो डी एडिक्शन सेंटर और रिहैब की बात की जा रही है जहाँ उन बच्चों को भेजा जाएगा जिन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो क्या वो नए सेंटर्स खुलने वाले हैं या जो पुराने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं उनको रजिस्टर करने का प्लान किया जा रहा है? देखिए, पहली चीज़ जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मे बी एज ए मेंबर ऑफ गवर्नमेंट या एज ए सिटीजन ऑफ JNK, कि आपकी सारी जो पॉलिसी है साइको सोशल काउंसलिंग की या रिहैब की, उसको कंप्लीट रिवैम्प की ज़रूरत है। बिल्कुल। आपके जो साइको सोशल काउंसलिंग सेंटर हैं, कहीं पुलिस डिपार्टमेंट का एफर्ट रहा है, कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट का एफर्ट रहा है, तो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस आपके पास हैं जो पर्सनल इनिशिएटिव्स हैं। एक तो आपकी लार्जर पॉलिसी आने की ज़रूरत है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सपर्ट्स को भी सुन रहे हैं, यूथ को भी सुन रहे हैं, हर तरफ से स्टेक होल्डर से हम फीडबैक ले रहे हैं कि अब हमारी पूरी जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए अलॉन्ग विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। जब तक वो पॉलिसी आप नहीं रखेंगे तब तक आपको एक गाइडिंग जो फोर्स है वो नहीं मिल सकती है। जहाँ तक हमारा मिशन यूथ का सवाल है, हम सभी स्टेक होल्डर्स को मिला के अभी फिलहाल फेज़ 1 में इस साल से 8 डिस्ट्रिक्ट को हमने सेलेक्ट किया है, 4 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में, 4 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, जहाँ साइको सोशल काउंसलिंग सेंटर्स हम ओपन कर रहे हैं। ये सेंटर अगेन थोड़ा सा गवर्नमेंट की वर्किंग से हट के काम करेंगे कि जो इस पे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो उनकी सर्विसेज हायर की जाएंगी थ्रू वेरी कॉम्पिटिटिव एंड ओपन सिलेक्शन प्रोसेस। और हाईली पेड पैकेज उनको हम देंगे ताकि बेस्ट लोग जो मार्केट से हम लेके आएँ साइको सोशल काउंसलिंग के लिए, वो वहाँ बैठें। और इन सेंटर्स का एटमॉस्फेयर ऐसा रखा गया है, दिस इज़ प्योरली यूथ सेंट्रिक, कि वो आए, कोई हैंग आउट करने आता है, बैठने आता है, क्लास अटेंड करने आता है, और उसमें बाकायदा जो थेरेपी है, काउंसलिंग है, सारी वो प्रोसेस होने के बाद हमारी सारी जो स्कीम है वो फेल कहाँ हो जाती है कि जब आप कहीं डी एडिक्शन या विड्रॉल तो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा वो हमें नहीं पता होता है। तो मिशन यूथ वो सोल्यूशन लेके आ रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस काउंसलिंग, जब आप वो विड्रॉल करते हैं, जब आप उसको नॉर्मलाइज मेन स्ट्रीमिंग उसकी करते हैं, उसके साथ उसके बाद उसको क्या चाहिए वो टेलर्ड सोल्यूशन आप प्रोवाइड करें। उसके बाद बच्चा कोचिंग करना चाहता है तो एज ए स्पेशल केस उसको भेजा जाएगा। आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए हम भेजेंगे। कहीं प्लेसमेंट आप चाहते हैं तो हमारी कंपनीज में जो भी वैकेंसीज हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनसे आपको लिंक अप किया जाएगा। आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए, कहीं की मेंबरशिप चाहिए, कोई स्किल आप कोई 3 मंथ 6 मंथ्स का कोर्स करना चाहते हैं, आप वहाँ जाएंगे। आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप किताब लिखना चाहते हैं, आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, हमारा सेंटर वहाँ से देगा। तो मतलब जो भी आप करना चाहते हैं उसके बाद अपनी लाइफ में एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के लिए, तो ये साइको सोशल काउंसलिंग सेंटर इन कोऑर्डिनेशन विद मिशन यूथ वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा। वो जो एक गैप मिसिंग है उसको हम फिल कर रहे हैं। और पार्ट 1 जो मैंने बताया कि जो प्रोफेशनल लोग, हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या कॉम्पिटेंस रखने वाले जो लोग हैं, उनको हम इसमें लेके आ रहे हैं। तो मतलब एक स्कीम एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक सीमित नहीं है, वो उसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि आगे भी कोई बेनिफिट मिलने वाला है। एग्जैक्टली मतलब आप देखें, आप कहीं आप कर लें, ड्रग एडिक्शन की आपने स्पेसिफिकली बात की। अब एक बच्चा एडिक्शन में चला गया, अब आपने काफ़ी एफर्ट लगा के पेरेंट्स का, काउंसलर का, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से मिल के उसको डी एडिक्शन तो करवा दिया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कल वो 1 महीने के बाद फिर से उस रास्ते पे नहीं जाएगा। आपको कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करनी है, उसको वो एवेन्यूज प्रोवाइड करने हैं कि वो अपनी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज कर सके। तो वो चीज़ें जो हैं उसके लिए हम अच्छी फंडिंग भी लेके आए हैं और उसके लिए हम अच्छे जो स्कीम्स हैं वो लेके आए हैं बच्चों को वो हेल्प करने के लिए। वहीं आखिर में 1-2 सवाल करूंगी। एक तो कम्युनिकेशन पे कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहां इतना ज़्यादा इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है कि किस तरीके से कम्युनिकेट करें? अगर सपोज मैं ये एरिया से आती हूँ जहाँ इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो मैं अगर ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकती तो क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस चीज़ को हम एक्नॉलेज करते हैं कि आप जैसे बेशक आप जितना मर्जी प्रोएक्टिव रहें सोशल मीडिया पे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, लेकिन ऐसे शेडो एरियाज हमारे पास हैं जहां आज भी इंटरनेट नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन रेडियो की पहुंच, टीवी की पहुंच है, तो हमारा काफ़ी कोलैबोरेशन उनके साथ है। अब हम लोकल लैंग्वेजेस में भी आ रहे हैं, प्राइवेट टीवी चैनल के साथ, जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके साथ, कि उन लोकल लैंग्वेजेस में भी टीवी और रेडियो के थ्रू उनके पास ले जाया जाए। और उन सब लोगों के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमने स्पेसिफिकली वहाँ के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन रिसीव करना शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग सेंटर्स में और डीसी ऑफिसेज में। और जैसे मैंने कहा कि 18 जून को हमारी पहली गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई है, तो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ चेंज इन 6 वीक्स आफ्टर दैट। तो बहुत सारी स्कीम्स देखें, अराउंड 20 के स्कीम्स के आसपास हमने स्कीम्स लॉन्च की हैं। हज़ारों की तादाद में यूथ हमारे साथ जुड़े हैं, वो यूथ पोर्टल पे या डिफरेंट स्कीम्स में एज एप्लीकेंट्स वो आए हैं। तो थोड़ा मोमेंटम काफ़ी ये गेन हो रहा है। मुझे लगता है हमें भी अपनी कैपेसिटीज एक्सपेंड करने की जरूरत है इस प्रेशर को बियर करने के लिए, उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो डेफिनेटली वी आर अलाइव टू दीज इशूज़ और इस पर हम काम करेंगे।
चलिए, आखिर में क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या इस समय जम्मू कश्मीर का यूथ और स्कीम्स इस तरीके की एक्सपेक्ट करे? और एक सवाल जो जनता का भी है कि क्या जनरल कैटेगरी के लिए स्कीम आने वाली हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के से नहीं है? मैं ये बताऊं कि हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे मुमकिन स्कीम है तो दैट इज ओपन फॉर एवरीवन, कोचिंग है दैट इज ओपन फॉर एवरीवन, उसमें सिर्फ हमने 30% एक कोटा रखा है वुमेन के लिए जी। क्योंकि बहुत सारे सवाल उसमें भी थे, जैसे हमने अपनी तरफ से 30% रिजर्व रखा वुमेन के लिए, तो जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से बार बार ये लिखा जा रहा है कि भाई वाई 30%, वाई नॉट 50%। तो हम कहते हैं कि भाई अगर आप 30% तो हम आपको एक बेस लाइन दे रहे हैं, आप 90% ले सकते हैं कॉम्पिटेंस पे, उस पर तो कोई बात नहीं है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा सा ग्रीफ बताते हैं कि भाई आपने उनके लिए रिजर्व क्यों किया है, लेकिन आप गवर्नमेंट में वुमेन पार्टिसिपेशन देखें, किसी भी सर्विस में देखें, तो आपको लगता है कि वुमेन जो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उनके फेवर में करने की ज़रूरत है ताकि वो पार्टिसिपेशन बढ़े, वो एवेन्यूज़ वो मिलें। तो हर एक स्कीम जो है वो रिजर्व नहीं है, बट कहीं कहीं हम इस किस्म की इंटरवेंशन करते हैं। जैसे स्कॉलरशिप स्कीम हमने सुपर 75 हमने लॉन्च की, तो 10% हमने रिजर्व कर दिया उन लोगों के लिए जो कहीं इंसर्जेंसी हिट हैं, कहीं अगर फैमिली में किसी ब्रेड अर्नर का लॉस ऑफ लाइफ हो गया, लॉस ऑफ लिम्ब हो गया, वो हो गया, या 4% हमने रखा है जो स्पेशली एबल्ड हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में जो आते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज जिसको बोलते हैं, तो उन केसेस में आपको थोड़ी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़ती है। अदरवाइज हमारी जो सारी स्कीम है उसमें ओपन है सबके लिए, और आने वाले दिनों में भी जो आएंगे तो सभी ओपन रहेंगी। और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है कि कहीं किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इकोनॉमिकली, सोशली, या जो पीपल विद डिसेबिलिटीज, वुमेन, या किसी किस्म की हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत है, तो वो हम साथ साथ लाते हैं। चलिए, कोई मैसेज हमारे यूथ के लिए? मैं तो ये समझता हूँ, और मेरा एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ये है कि यूथ ही एक्चुअली फ्यूचर है। हम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स करोड़ की जो हम एक इन्वेस्टमेंट हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, बिल्डिंग्स में, रोड्स, हाईवेज, एवरीथिंग, वो भी ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ अगर आपकी यूथ की जो स्पेसिफिक एस्पिरेशंस हैं उस पर आप फोकस नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है एक मेजर एक जो एम है वेलफेयर स्टेट का, वो आप लूज करते हैं। और आज के यूथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 ईयर ऑफ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट विल गिव यू डिविडेंड फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा प्राइम फोकस गवर्नमेंट का अगर कोई सेक्टर इस टाइम जो रिसीव कर रहा है फोकस, वो यूथ है। और मिशन यूथ में आपने खुद देखा हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे ऑनरेबल जी का फोकस रहता है, वो मिशन यूथ की वो बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप देखें तो मिशन यूथ की बात होती है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बताया मिशन यूथ के लिए, उसकी फंडिंग के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ के साथ अटैच्ड है। मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको यूथ मिस ना करें। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम फीडबैक बेस्ड हम चल रहे हैं, कि जो यूथ हमें बताएंगे उस पर हम काम करेंगे। हमारी जो 5 ईयर्स यूथ पर्सपेक्टिव जो प्लान हम बना रहे हैं उसमें उनसे फीडबैक ले रहे हैं, तो वो जहाँ कहीं हम कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं वहाँ अगर अटेंड कर सके हमें बताएं, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो हमारे पोर्टल पे वो रजिस्टर करके हमें फीडबैक ज़रूर दें, वो इंडिविजुअली पर्सनली क्या चाहते हैं, कलेक्टिवली क्या चाहते हैं, उनका सजेशन क्या है, तो उस पर हम काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी हमारे साथ। ऐसी और कॉन्वर्सेशंस लेके आपके साथ फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।